हेलो गाइस, मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एड्यू मंत्रा। यहां पर हम करने जा रहे हैं टारगेट 95 प्लस सीरीज में एक और चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और अगेन इस चैप्टर में भी आपको पता है सिलेबस रिडक्शन की अगर हम बात करें तो हुआ है। ठीक है, ये बात कर रहे हैं 2021 बोर्ड के हिसाब से। जो लोग इसके बाद देखेंगे भैया वो उनके लिए फुल चैप्टर बना हुआ है, वो देख लेना। ठीक है, या जिनको भी इंटरेस्ट है कि नॉलेज के लिए पढ़ना है तो वो देख सकते हो। ये जो है ये सटीक है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो यहां पर हम शुरू कर देते हैं बिना किसी बकलोली के। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले 118 से ज्यादा या अबाउट 118 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना। और इसमें से भी 90 से ज्यादा जो है वो मेटल्स हैं। इन एलिमेंट्स में से, एलिमेंट में क्या होता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो 90 से ज्यादा मेटल्स है, 22 नॉन मेटल्स हैं और बचे हुए मेटलॉइड्स। ठीक है, मतलब देख सकते हो 118 में से 90 अगर मेटल्स है, मतलब इस एलिमेंट की दुनिया में सबसे ज्यादा मेटल ही प्रेजेंट है। ठीक है, आइए थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। सो लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, बेरियम एटसेट्रा। मेटल से जैसे यहां पर लीड भी बताया, जिसको तुम लेड भी कहते होगे। नॉन मेटल्स में जैसे हमारे पास जैसे इतना इतना बढ़िया दिखने वाला सल्फर है। ठीक है, सो वी हैव ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे पीरियोडिक टेबल की, वैसे हमको पढ़ना है वो अलग चैप्टर में पढ़ना है, बट उसमें थोड़ा सा एक दिखा देता हूं आपको, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि वी हैव देयर मेटल्स, ऑब्वियसली नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो अब देखो यहां पर जैसे कि तुमको यहां पर अगर दिख रहा हो कि ये जो ब्लू वाले हैं, ये जो इतना पोर्शन में ये जो भी एलिमेंट है ये क्या है, ये सब मेटल्स है। ठीक है, देख सकते हो पूरे टेबल में डोमिनेशन किसका है, मेटल्स। फिर 22 नॉन मेटल में गिनती के नॉन मेटल्स है, देखो ना यहां पर ये गिनती वाले नॉन मेटल्स है इतने। ठीक है, अच्छा, और बचे हुए कुछ ये देखो जिगजैग लाइन में ये जो है ये कुछ मेटलॉइड्स है। दे आर वेरी लेस मेटलॉइड्स। सर मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल से थोड़ी थोड़ी मेल खाती है। इनको हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं। एग्जांपल देख सकते हो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, कई सारे एग्जांपल यहां पर हैं। ठीक है, बट ये सब एलिमेंट्स का ज्यादा डिटेल जो है हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में देख सकते हैं। अभी हम फिलहाल ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है गाइस, तो ऑफ कोर्स यहां पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी क्या होता है सर? पहली बात तो ये कि केमिकल्स की हम कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो नॉर्मली हम ना दो टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम ऐसी, मतलब जैसे उसका फिजिकल स्टेट क्या है, मतलब सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, उसका स्मेल है तो अगर स्मेल है तो कैसा है उसका ओडर। ठीक है, इसके बाद उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो ये सारी चीजें आती है फिजिकल प्रॉपर्टी में। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में लाइक उसका रिएक्टिविटी या उसका वैलेंसी या उसका रिएक्शन, ये सब केमिकल प्रॉपर्टी में आता है। तो पहले हम देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है गाइस, तो यहां पर सबसे पहले यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्शन की। कंडक्शन में आपको पता होगा एक होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हेन आई से मेटल्स, तो मेटल्स के बारे में क्या कहा जा सकता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स का क्या कहा जा सकता है? नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तो पता ही होगा। ठीक है, हीट भी मान लो कि अगर ये नॉन मेटल है, यहां पर हीट गर्म करते हैं तो इधर तक हीट ट्रेवल करके नहीं आती, है ना, तो दैट इज पुअर कंडक्टर। ठीक है, अब यहां पर भी एक्सेप्शन आ जाते हैं। अगर आपको पता हो कि ऐसा नॉन मेटल भी है दोस्तों जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, सो यहां पर एक्सेप्शन है। कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा इकलौता नॉन मेटल है विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? मैं बता ही देता हूं, इतनी सारी बातें पूछूंगा तो कैसे चलेगा। तो दैट एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट। याद रखना वो एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। अगर तुमने सुना हो कि ग्रेफाइट के रॉड्स यूज होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक जैसे प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में,
तो बिकॉज दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक एलोट्रोप है या कार्बन का ही एक टाइप है, जैसे डायमंड इज अ टाइप ऑफ कार्बन, बट कार्बन इज अ नॉन मेटल। नॉन मेटल होते हुए ऐसा बेशरम है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ऐसा है, तो याद रखना आपको। ओके गाइस, इसके बाद देखते हैं हम डक्टिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि द एबिलिटी ऑफ मेटल्स, दिस इज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है। मेटल्स की एबिलिटी जिससे कि हम उसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते, पतले वायर में ड्रॉन, ठीक है, टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है। सो टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, इस एबिलिटी में ये मेटल्स की होती है ऑब्वियसली। सो ये डक्टिलिटी मेटल्स में होती है और नॉन मेटल्स में नहीं होती, मतलब उनको थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो डक्टिलिटी इज एबिलिटी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है। थोड़ा एग्जांपल देख, ये देखो पतले वायर में कन्वर्ट हो गए, और ये अभी मैं आपको बात करता हूँ, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो इतने डक्टाइल है, जैसे गोल्ड और सिल्वर। अब देखो यहाँ पर इतने पतले, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या है, किस चीज का, ऐसा लग रहा है किसी डॉग, किसी जानवर का ये है, फर है, ऐसा लग रहा है, बट वो सिल्वर के इतने पतले वायर्स है। देखो 10,000x में देखा जा रहा है उसको, ठीक है। सो कुछ मेटल्स हद से ज्यादा डक्टाइल और मैलिएबल, हम डक्टाइल होते हैं, मैलिएबिलिटी तो आएगा अभी। सो इनफैक्ट ऐसा है कि अगर गोल्ड सिल्वर के वायर की हम बात करें, सिल्वर वायर की बात करें, तो 1 ग्राम सिल्वर वायर से 2 किलोमीटर लंबा तुम वायर बना सकते हो। 1 ग्राम सिल्वर से 2 किलोमीटर लंबा वायर, सोच सकते हो, 1 ग्राम खाली, और 2 किलोमीटर लंबा वायर बन सकता है। मतलब मैं आपको बताता हूं, मैं लाया हूं, दिस इज अ सिल्वर वायर, कैन यू सी दिस? मैं कैमरा के पास लाता हूं, अगर तुमको दिख रहा हो, दिख रहा है? बिल्कुल बहुत ही पतला, शायद नहीं दिखता हो, ठीक है। तो इससे मैं थोड़ा सा चेन बनाने वाला हूँ अपना, ठीक है। तो ठीक है, मैं रख लेता हूँ, नहीं तो फिर कोई ले भी सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही पतला, दिख नहीं पाएगा शायद तुमको। ओके, सो ये है सिल्वर वायर। अच्छा, अब बात करते हैं मैलिएबिलिटी की। नाउ व्हाट इज मैलिएबिलिटी? मैलिएबिलिटी इज द एबिलिटी, अगेन एबिलिटी है जिससे कि हम उसको, द मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ये थिन वायर है और इसमें क्या है, थिन शीट्स या थिन फॉइल कह लो। शीट से बदला तो फॉइल होता है ना, तो जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होता है, ठीक है, गोल्ड सिल्वर फॉइल होता है। गोल्ड फॉइल याद होगा आपको रुदरफोर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में। सो द एबिलिटी ऑफ मेटल्स, इसको आप रिकॉर्ड करते जाओ, इफ यू वांट रिकॉर्ड मतलब नोट करते जाओ। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन, वहां पर क्या था, ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, यहां पर है बीटन इनटू थिन शीट्स, ठीक है। इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी, ठीक है। इसमें भी गोल्ड और सिल्वर की अच्छी खासी मैलिएबिलिटी होती है, जैसे यहां पर देखो ये पतला सा फॉइल है, ठीक है। गोल्ड फॉइल हमने क्यों लिया था रुदरफोर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में, रुदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल क्यों लिया था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थिन हो सकता है, ठीक है ना, और फिर एटम के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा जा सकता था। तो ऑब्वियसली दिस एबिलिटी इज आल्सो शोन बाय मेटल्स, whereas नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। यार ये सब प्रॉपर्टी इसी में है, मतलब दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर डक्टाइल, दे आर मैलिएबल, ये सब नेगेटिव बात दिखा रहे हैं ना, नाम भी नॉन लगा है, कैसा आदमी है। सो नॉन मेटल इज नॉन कंडक्टर, नॉन डक्टाइल, नॉन मैलिएबल, कैसा नाम है यार, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है अपना लश्चर। अब ये लश्चर का मतलब होता है शाइन। अगर हम थोड़ा सा बात करें तो मेटालिक शाइन, जो स्पेशल जो शाइन होती है, अगर तुम देखते हो जैसे कि यहाँ पर जितने मेटल्स दिख रहे हैं, या ये जो यूटेंसिल्स देख रहे हो, ये बर्तन कितने चमकते हैं, और खासकर जब ये नए होते हैं तो क्या शाइन होती है, क्या ग्रेश टाइप की शाइन होती है, या किसी केस में गोल्डन टाइप की शाइन होती है। तो ये जो शाइन है इसको लश्चर कहते हैं। तो ये लश्चर जो एबिलिटी है, ठीक है, ये कौन शो करता है, मेटल्स। सो दिस इज स्पेशल शाइन, ठीक है, जो मेटल्स शो करते हैं। सो मेटल्स आर लश्चरस, वेयरएज नॉन मेटल्स आर, अगेन यहां पर नॉन लगा दिया, सो दे आर नॉन लश्चरस। मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं, बट आप समझो पूरा लिखोगे आप। सो दे आर नॉन लश्चरस, ठीक है। सो मेटल्स हैव लश्चर, नॉन मेटल्स डू नॉट शो लश्चर, ठीक है। आगे आता है सोनोरिटी। अब सोनोरिटी यानी क्या होता है, या हम ये कहते हैं मेटल्स आर सोनोरस, मतलब ये प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है, ठीक है, कमाल है, सारी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। सो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब पता होगा कि
मेटल को अगर हम किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट करेंगे तो टन वाली जो साउंड आती है ना, टन, मंदिर का घंटी, जैसे यहाँ पर देखो मैंने घंटी का भी फोटो दिखाया होगा। अच्छा, एक चीज जो पिछले वाले में मिस करी है, वो देखो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। सोनोरस वाले पॉइंट को मैं फिलहाल यहाँ होल्ड करता हूँ, और देखो लश्यर वाले में हमने एक पॉइंट मिस करी थी कि ऐसा नॉन मेटल जो लश्यरस है। वैसे नॉन मेटल्स तो नॉन लश्यरस होते हैं, है ना, लश्यर किसमें, मेटल्स में होता है, बट ऐसा नॉन मेटल जो लश्यरस है, तो आपको ये एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। लश्यर वाले में ये एक्सेप्शन पॉइंट याद रखना होगा, दिस इज डायमंड, ठीक है, और दूसरा ये है आयोडीन, ठीक है। तो ये नॉन मेटल होते हुए भी इनके पास एक स्पेशल लश्यर होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन पॉइंट अच्छे से याद रखना है, तो जैसे मैं अभी मिस करने वाला था, ठीक है। सो लश्यर की बात करें यानी शाइन की बात करें, मेटल्स हैव लश्यर, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लश्यर एक्सेप्ट डायमंड एंड आयोडीन विच आर, जैसे डायमंड की बात करें तो दैट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी लश्यर। अच्छा, अब हम बात करें सोनोरिटी की, तो सोनोरिटी यानी क्या होता है, मेटल्स जो है वो स्पेशल रिंगिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं कौन, मेटल्स। तो ये ऑब्वियसली सोनोरिटी जो है मेटल्स शो करते हैं, मेटल्स आर सोनोरस, ठीक है, whereas नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, सब नॉन लगा हुआ है, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, ये जो बेल है, इसमें इसको हिट किया जाएगा, है ना, कितना बढ़िया साउंड, टन वाला जो साउंड प्रोड्यूस होगा, दैट इज सोनोरिटी, ठीक है। सो इसको भी तुम अगर डिफाइन करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स बाय विच दे प्रोड्यूस अ स्पेशल रिंगिंग साउंड। समझ रहे हो बात को, डेफिनेशन अपने खुद बना सकते हो। बाय विच दे प्रोड्यूस अ स्पेशल रिंगिंग साउंड व्हेन, ऐसे ही करेगा क्या, नहीं, व्हेन दे आर हिट बाय हार्ड ऑब्जेक्ट, जब वो हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट किया जाता है मेटल, तो वो एक स्पेशल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरिटी कहते हैं। एंड यस ऑब्वियसली मेटल्स आर सोनोरस, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये इमेज को क्लियर कर देता हूं और आगे की पॉइंट देखते हैं ना। वी हैव डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी की बात करते हैं। ऑब्वियसली यू नो दैट मेटल्स की डेंसिटी जो होती है, मेटल्स की डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है, और नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी है वो जनरली क्या होती है, लो। सर जैसे एग्जांपल बताओ, मतलब तुम कोई भी नॉन मेटल ले लो, कंपेयर कर लो, सल्फर की बात कर लो, सल्फर का एक इतना बड़ा टुकड़ा ले लिया मैंने, और गोल्ड का इतना बड़ा टुकड़ा ले लिया, या फिर आयन का इतना बड़ा टुकड़ा ले लिया, तो दोनों में भारी कौन लगेगा मुझे, सेम साइज की है पर भारी कौन लगेगा, गोल्ड या आयन, जो भी मेटल होगा, ठीक है, बिकॉज उनकी डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी मतलब जो पार्टिकल्स की क्लोजनेस है वो हाई है मेटल्स में, तो वो भारी लगते हैं, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर फिजिकल स्टेट की, ठीक है, फिजिकल स्टेट की। सो फिजिकल स्टेट यानी क्या, कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो याद रखना, ये तो पता ही है आपको कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर सॉलिड्स। हम यहां मेटल की बात लिख रहे हैं, तो मेटल क्या होते हैं, दे आर सॉलिड, लेकिन ऐसा तो वो लिक्विड भी बन सकता है, अगर हम हीट करें, मेल्ट करें तो लिक्विड बन सकता है। तो ये सारी बात होती है एट रूम टेम्परेचर। सो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एट दिस ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है। एक्सेप्ट, बताओ एक्सेप्शन, अभी पॉज करके बताओ कमेंट सेक्शन में, एक्सेप्ट द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तुम गैलियम मत कहना, गैलियम क्या होता है, वो नॉर्मली सॉलिड है, हाथ पे रखने पे बॉडी टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है। सो फिलहाल यहां पर एग्जांपल में क्या याद रखोगे, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का सिंबल क्या है, Hg, ठीक है। सो मेटल्स आर नॉर्मली, दे आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल की केस में कुछ सॉलिड भी होते हैं, जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ठीक है। कुछ गैस भी होते हैं, 22 ही नॉन मेटल है, ठीक है। सो लगभग आधे जो है वो सॉलिड है, आधे जो है वो गैस है। गैस के एग्जांपल जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। और यहां पर भी एक ऐसा नॉन मेटल है, एक्सेप्शन में एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। सो व्हाट इज दैट एक्सेप्शन, में यहां पर लिख दूं, ऐसा जो लिक्विड है वो है ब्रोमाइन। सो दिस इज
ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये ध्यान रखना, द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज मर्क्यूरी, द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज ब्रोमाइन। ये दोनों याद रखोगे। देन हमारे पास है हार्डनेस। अब जब हार्डनेस की भी बात आती है तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है। तो मेटल्स में मैं लिख देता हूं कि मेटल्स आर हार्ड। यहां पर एक्सेप्शन याद रखो, एक्सेप्शन जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये ऐसे मेटल्स है जिनको चाकू से भी काटा जा सकता है ना, केक की तरह काट लोगे आराम से। सो मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स तो हार्ड होते हैं नो डाउट, पर इसमें एक्सेप्शन है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, दैट कैन बी कट विथ नाइफ, तो वो उतने हार्ड नहीं होते, ठीक है। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल होता है ब्रिटिल। ब्रिटिल मतलब क्या होता है, जैसे चौक होता है ना, टूट जाता है, तो उस तरीके से नॉन मेटल भी क्या होता है, जैसे सल्फर की बात हो गई तो दे आर ब्रिटिल, ब्रिटिल होता है, ओके। आसानी से फोर्स लगाओगे टूट जाएंगे। लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन है, यहां पर भी एक्सेप्शन है। जल्दी से बताओ कमेंट करके, द नॉन मेटल विच इज हार्डेस्ट इन फैक्ट इज अ डायमंड। अगर आपको पता हो कि डायमंड को ग्लास को कट करने के लिए वी यूज डायमंड, ग्लास कटर में जो क्या लगा रहता है उसके निब पे डायमंड लगा होता है। सो डायमंड इज सिर्फ मेटल नॉन मेटल में नहीं, सब्सटेंस में, जो अब तक नॉन सब्सटेंस है उसमें हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो डायमंड को माना जाता है। रिसेंट रिसर्च में कुछ अगर जैसे नई बात आती हो तो वो अलग है, बट मेटल्स में सबसे हार्डेस्ट टाइटेनियम है, पर टाइटेनियम से भी बहुत ज्यादा हार्ड है डायमंड। तो इनफैक्ट जो हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है वो कौन है, वो डायमंड है, ठीक है। सो ठीक है, अगर तुम्हारी बॉडी में, तुमको पता है, अगर तुमको पता हो तो बता देना कि हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल क्या है या हार्डेस्ट पार्ट क्या है, वो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और वो किस चीज से बना हुआ है, माउथ से रिलेटेड है, अब बता देना। देन आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट गाइस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब तुमको पता ही है भाई, मेटल्स को मेल्ट करना इतना आसान थोड़ी है कि हाँ मैंने लिया पतीला लिया, उसको गर्म किया तो मेल्ट हो गया, इतने आसानी से थोड़ी होता है। सो मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शन, जैसा मैंने तुमको बताया कि जैसे गैलियम हो गया, तो ये तो ऐसा मेटल है जो हाथ पर रख के मेल्ट हो जाता है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे हाथ से भी कम है। सो ये एक्सेप्शन हो गया। Whereas नॉन मेटल की बात करें तो दे जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, दे जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। सो आप जो है इस वाली चीज में मैं जरूर चाहूंगा कि आप यहां पर, अगर आपने अब तक इसको नोट नहीं किया तो नोटबुक और पेन लेके पॉज करके अभी इसको नोट करोगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आपने अगर इस तरीके से सेल्फ स्टडी में बना लिया ना, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, चिल मार के आराम से बैठो, ठीक है। बट ये अभी आपको ये चीज करनी है, ओके। पॉज करो भाई, जो नहीं कर रहे ना आराम से, जो पढ़े हुए हैं रिलैक्स होकर देख रहे हैं, गलत बात है। आगे देखते हैं। अब हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी, अब देखना है दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो यहां पर वही वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही सारे हिसाब किताब आएंगे, ओके। तो अब मैं आपको बताता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, इफ यू नो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट, उसके एटम के लास्ट ऑर्बिट में, या फिर इन आउटर ऑर्बिट, इन आउटर ऑर्बिट, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से मैं आपको डायरेक्टली यहां बताता हूं कि जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे हमारे पास है सोडियम, जैसे हमारे पास है पोटेशियम, जैसे हमारे पास है मैग्नीशियम, ठीक है। सो सोडियम के पास देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लो 281, इसका है 282। सोडियम, सॉरी मैं यहां पर सोडियम, और ये है मैग्नीशियम, राइट, ये है मैग्नीशियम और उसके बाद एल्यूमिनियम 283। तो अगर हम बात करें मेटल्स की दोस्तों, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, या तो 1 या तो 2 या तो 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर जो जनरल होता है, जनरल बता रहे हैं हम, एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं। सो जनरली
इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट है मेटल्स का, ठीक है, ये बात हो रही है मेटल्स की, सो दैट इज आइदर 1, 2 और 3। जब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स के केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है इसी के आगे, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में है, मतलब फॉस्फोरस का देखिए 15 होता है तो 285, सल्फर का है 16 सो 286, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 17 सो 287। अब यहाँ पर देख लो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सो हियर इट इज 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा नहीं कि 4 नहीं होता या 8 नहीं होता, बट जनरली बात हो रही है, जनरली, ठीक है। सो नॉन मेटल्स they generally have 5, 6 और 7 as valence electron, ठीक है, ये समझ में आ गया, क्योंकि इसी पे पूरा रिएक्टिविटी डिपेंड करता है, आपको अगर पता हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। अब बात आती है कि अगर ऐसा इनका इलेक्ट्रॉनिक स्टेटस है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले बनेंगे या फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले बनेंगे। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, दैट विल बी मच मोर क्लियर, क्योंकि पहले आपने 9th में इसके बारे में अगर पढ़ा हो तो दैट विल बी बहुत इजी। देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम के पास कितना है, देखो 281, यहां से उठा लिया हमने क्लोरीन के पास है 287। अब इन दोनों को अगर स्टेबल बनना है, अगर दोनों को केमिकली स्टेबल बनना है तो क्या किस चीज की जरूरत पड़ती है, केमिकली स्टेबल बनने के लिए इन दोनों को अपना ऑक्टेट पूरा करना होगा। ऑक्टेट का मतलब लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे, एंड द मोस्ट इजीएस्ट चॉइस इज कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन फ्लाई करके और इधर ऐड हो जाए। ऐसा करते ही सोडियम बन जाएगा 2,8, देखो लास्ट में 8 और मतलब थर्ड ऑर्बिट ही हट गया, एंड क्लोरीन हो जाएगा 2,8, देखो अब 7 है और यहां से 1 आ गया 8, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, ठीक है गाइस। और देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसने गेन किया, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, 9th में ये चीज पढ़ा होगा आपने, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो यानी एक नेगेटिव चार्ज यहां बढ़ गया, ठीक है, और जहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो ऑब्वियसली दिस इज बिकम Na प्लस और ये बन गया Cl माइनस, अपोजिट चार्ज दे कम क्लोज टू ईच अदर, दे फॉर्म NaCl मॉलिक्यूल। तो यहां पर तुम खुद देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डोनर्स हम क्यों कहते हैं, यहां पर मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो हम देख सकते हैं कि जैसे यहां पर सोडियम है, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये इजीली 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये 3 डोनेट कर सकता है। सो दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, कौन, मेटल्स। वेयरएज नॉन मेटल्स को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। देखो यहाँ पर या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स या इलेक्ट्रॉन गेनर्स कह सकते हो। जैसे ये वाले केस में इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इसका 8 हो जाएगा, और ये 3 एक्सेप्ट करके 5 हो सकता है। सो दे आर यूजुअली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ठीक है। आगे देखते हैं आयन टाइप मतलब देखो ये क्या फॉर्म कर रहा है, पॉजिटिव आयन फॉर्म कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद पॉजिटिव आयन फॉर्म कर रहा है। मैग्नीशियम 2 लूज करेगा तो 2+ आएगा, एल्यूमिनियम 3 लूज करेगा तो 3+ आएगा, ये आपने 9th में टेबल पढ़ा हुआ है ना। या फिर आयंस कैसे यहाँ पर Al का 3+ कैसे आ रहा है, Mg का 2+ कैसे आ रहा है, वो वैसे लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं दोस्तों, बताओ, पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कैटायन। तो आयन टाइप क्या हुआ, दे फॉर्म, मेटल्स फॉर्म कैटायन, है ना, कैटायन यानी पॉजिटिव आयन, कैटायन का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव आयन। वेयरएज नॉन मेटल्स नेगेटिव टाइप का आयन फॉर्म कर रहे हैं, तो क्या फॉर्म कर रहे हैं वो, बेसिकली दे फॉर्म, नॉन मेटल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, एनायन, ठीक है। और आप देख सकते हो यार यहाँ पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर रहा है मेटल, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर रहा है, इसलिए मेटल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मेटल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। वेयर एज नॉन मेटल को हम क्या बोलते हैं, देखो नेगेटिव आयन फॉर्म किया तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके गाइस, आगे देखते हैं, क्लियर है तो बताते जाओ, हाँ सर बोलो, हाँ जी सर बिल्कुल सही है।
अब ये ऑक्साइड टाइप का मैं फिलहाल इतना बताऊंगा कि जितने भी मैक्सिमम केस में, मैं आपको जो एक्सेप्शन है वो आगे बता दूंगा। सो मैक्सिमम केस में जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, व्हेन आई से मेटल ऑक्साइड तो कई सारे एग्जांपल है। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, जैसे कि पोटेशियम ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे ऑल आर बेसिक इन नेचर। याद रखना, एक्सेप्शन जो है मैं बताऊंगा आपको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक होता है वो आगे पढ़ेंगे हम, बट ये या जनरली याद रखो, जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। यहां पर आप लिखोगे एक्सेप्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब एसिडिक एज वेल एज बेसिक, पर उसकी एक्सप्लेनेशन में कुछ स्लाइड बाद बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये वाला याद रखो कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। सर कैसे पता लगाएं? पानी मिला दो, इसको पानी में मिलाओगे तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको मिलाओगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिलाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो, ये सब क्या होता है? बेस तो होता है ना। देन अगर हम बात करें नॉन मेटल ऑक्साइड की, जैसे अपना कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल का ही ऑक्साइड हो ना ये, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब क्या है? दीज ऑल आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है, कैसे पता लगाएं सर? पानी में घोल दो, ये बनेगा कार्बोनिक एसिड, जिससे जो थम्स अप और जो भी चीजें बनती है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। ये बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड और ये बनाएगा नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक, जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। अब यहां भी एक्सेप्शन है, जैसे हाइड्रोजन का ऑक्साइड वाटर होता है, दैट इज न्यूट्रल, है ना। तो सर्टेन एग्जाम्पल यहाँ पर न्यूट्रल भी हो जाएंगे, ठीक है। बट ये वाला इसमें मैं जो एक्सेप्शन है वो आपको बताऊंगा। इन जनरल मेटल ऑक्साइड्स बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक। तो ये सारी पॉइंट केमिकल वाले में ध्यान रखो। इसके बाद वैसे हमको रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है, ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, सो रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दिस इज वेरी इजी गाइस। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बहुत जबरदस्त तरीके से आ जाएगा, क्योंकि ये वाली चीज ऑलरेडी तुमने कहां पढ़ी है? केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में, कि जहां पर मैं आपको याद दिलाता हूं, इतनी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधे जिंक को मैं रिएक्ट कराता हूं किसके साथ में? जिंक को रिएक्ट कराता हूं मैं आयन सल्फेट के साथ में, ठीक है। क्या ये रिएक्शन होगा? क्या ये रिएक्शन होगा? सिंपल बात है, ये रिएक्शन हो सकता है, पॉसिबल है, ओनली व्हेन द बाहर वाला मेटल इज मोर रिएक्टिव देन अंदर वाला मेटल। जो ग्रुप के अंदर मेटल है उससे बाहर वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस जरूर कर देगा, और ऐसा है। वी नो दैट, 3 का तो हमने पढ़ा ही है कि जिंक is more reactive than iron, is more reactive than copper, इतना तो हमको याद ही है। तो भैया ये रिएक्शन तो बिल्कुल होगा, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयन से। तो यहां पर क्या फॉर्म होगा? जिंक इसकी जगह ले लेगा एंड आयन को बोलेगा तू भाई तू साइड में रिलैक्स कर, रेस्ट कर। सो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, और आयन जो है वो सेपरेट हो जाएगा। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसने उसको डिस्प्लेस कर दिया। पर इसी के उल्टा अगर मान लो ऐसा होता कि ये Fe यहां पर है और यहां पर ZnSO4 है, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल था? क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाहर वाला जो मेटल है इट इज लेस रिएक्टिव। इफ दिस इज लेस रिएक्टिव तो ये कैसे उसको डिस्प्लेस कर पाएगा? सो यहां पर रिएक्शन नहीं होगा, तो यहां पर हम लिख देंगे नो रिएक्शन। सो रिएक्शन यहां नहीं होने वाला, ठीक है। इवन अगर मान लो ऐसा है कि if we have zinc plus copper sulfate, तो ये रिएक्शन होगा, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो डिस्प्लेस कर देगा। सो दिस विल बी ऑब्वियसली फॉर्मिंग जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ओके, ऐसे ही अगर कॉपर सल्फेट के साथ अगर आयन भी रिएक्ट करते तब भी रिएक्ट होता। लेकिन अगर मान लो बाहर कॉपर है और तुम उसको रिएक्ट कर रहे हो जिंक सल्फेट के साथ, या तुम कॉपर को रिएक्ट कर रहे हो आयन सल्फेट के साथ, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? हाँ या ना में जवाब यहां पर दे देना, मेंशन कर देना। कॉपर, द रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ जिंक सल्फेट और आयन सल्फेट पॉसिबल या नॉट पॉसिबल में आप आंसर कर दोगे, ठीक है। वहीं पर आपको मिल भी जाएगा वैसे बच्चों का जो रिजल्ट है, ठीक है। देन अगला देखते हैं। तो ये क्या था? दिस वाज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, उसके बारे में क्यों देखे। नाउ कमिंग टू, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वाली जो पार्ट है ना थोड़ा यूनिक है इसके अंदर। ओके, यहाँ पर काफी चीजें आप सीखोगे। तो एक बात याद रखना, यहाँ पर क्या बताया गया?
केमिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, रिएक्शंस की बात हो रही है। सो मेटल्स का अब रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ। सर नॉन मेटल कहाँ गुम हो गया, हम नॉन मेटल का रिएक्शन क्यों नहीं पढ़ रहे, ज्यादा मेटल्स को ही क्यों ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा रिएक्टिव कंपेयर करो तो मोस्टली हमने ये भी देखा कि मेटल ज्यादा है और ज्यादा रिएक्टिव भी मेटल्स का जो ग्रुप है, तो इसलिए हम उसका पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो यहां पर जब मेटल को वाटर से रिएक्ट करते हैं ना दोस्तों, तो इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। पर ये रिएक्शन इसी स्टेप पे खत्म नहीं होता, ये फर्दर रिएक्ट करता है। ये जो मेटल ऑक्साइड है ये यही चुप नहीं बैठता, ये और वाटर से एक्स्ट्रा और रिएक्ट करेगा। दिस द सेम मेटल ऑक्साइड विल रिएक्ट विद एक्स्ट्रा वाटर एंड इट विल बी फॉर्मिंग मेटल हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो मैंने लिया सोडियम, मैंने उसको रिएक्ट किया वाटर के साथ, सो इट विल बी फॉर्मिंग सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, but the reaction will not stop and this sodium oxide will react with more of water, और पानी से रिएक्ट करेगा और ये फॉर्म करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो अगर नेट रिएक्शन लिखने जाओगे ना, टोटल रिएक्शन, तो क्या दिखेगा देखो, क्योंकि ये तो यूज अप हो गया, जो एक बार पहले स्टेप में ये फॉर्म हुआ है ये तो यूज हो गया, तो इसको तो दोनों साइड से कट ही कर दो। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर ओवरऑल हमको यही दिखेगा कि हमने सोडियम लिया था और पानी से रिएक्ट किया था, जो फाइनली क्या फॉर्म हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हमको नेट मैनर में तो यही रिएक्शन दिखेगा। ठीक है, तो ये बात समझ लो। ओके, अब मैं ना थोड़ा इसको मिटा देता हूं और जो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बातें हैं जो हमको एक्चुअली समझनी है, बहुत जरूरी है, वो देख लेते हैं। अब जो ये दिया है ना, ये आपको किसी तरीके से ऐसे ऑर्डर में ही याद रखना है। क्यों सर ऑर्डर में ही क्यों याद रखना है? क्योंकि ये है रिएक्टिविटी सीरीज, और रिएक्टिविटी सीरीज से हमको ये पता लगता है, क्योंकि नॉट ऑल मेटल्स आर इंक्लूडेड, सारे मेटल्स नहीं है यहाँ पर इससे हमको ये पता लगता है कि कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है और उसके कंपैरिजन में दूसरे मेटल्स कितने कैसे रिएक्टिव। अब यहाँ पर देखो, इसमें जो लिस्ट दी है ये कॉमन मेटल्स है जिसको हमको जानना जरूरी है। तो इसमें सबसे रिएक्टिव अपना पोटेशियम, देन सोडियम, उससे कम रिएक्टिव कैल्शियम, उससे कम रिएक्टिव। तो सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव से सबसे लोएस्ट रिएक्टिव यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑर्डर पढ़ना जरूरी है। अब इसको याद कैसे करें सर, तो मैंने कई बार इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वैसे ये यहाँ पर भी देख लो। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कैटरीना। कैटरीना ने मांगी या मांगा, नहीं, कैटरीना ने कार मांगा। क्या मांगा? कार मांगा। ठीक है, कार मांगा। कौन सा कार? ऑल्टो जेन। कैसी कैसी कार मांग रही, पुरानी कार, ऑल्टो जेन, लेकिन एक अच्छी कार मांग ली, फेरारी। सो कैटरीना ने कार मांगा ऑल्टो जेन फरारी। ठीक है, और उसको मिला क्या है? उसको मिला क्या है? सो मैं वो यहां लिख देता हूं, फिर भी। ठीक है, फिर भी क्यों मिली? क्या मिली भैया? सिल्वर ऑडी। बाप रे, सिल्वर ऑडी मिल गई सीधे, क्या बात है। चलो फरारी नहीं, ऑडी मिल गई। ठीक है, तो यहां पर इसी से हमारा ये लिस्ट याद हो जाएगा। सो कैटरीना से आया अपना पहला वाला यानी पोटेशियम, ने से आया अपना ना सोडियम, और कार से आया अपना कैल्शियम, मांगी से आया मैग्नीशियम, ऑल्टो से आया एल्यूमिनियम, जेन से आया जिंक, और फरारी से आया Fe यानी आयन। फिर भी से आया Pb यानी कि लीड। Q से आया Cu यानी कॉपर, और मिली से आया M का मतलब मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी जो होता है वो उसका सिंबल Hg है। ठीक है, तो मर्क्यूरी याद रखो यहां पर। और सिल्वर तो भैया सिल्वर ही है,
सिल्वर, सिल्वर ही लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, या फिर Ag लिख दो। और ऑडी से Au किसका सिंबल है, गोल्ड का। तो आपका ये ऐसे याद हो जाएगा, नेमोनिक्स कहते हैं ऐसी चीजों को, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बेटर है, ठीक है। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, ठीक है। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली, कहाँ गई मिली, मिली है ही नहीं यहाँ पर, मर्क्यूरी लिखा ही नहीं है, ठीक है। सिल्वर ऑडी, मर्क्यूरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, ठीक है। तो ऐसे आपने ये याद कर लिया मान लो, तो ऐसे याद हो गया तो भाई आगे का जो खेल है वो आसान हो जाता है, ठीक है। आगे क्या है देखो, अब जो मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो सारा मेटल का वाटर से रिएक्शन एक जैसे नहीं होता है। नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद वाटर इन द सेम वे, क्योंकि हर मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग है, तो सेम जैसे कैसे रिएक्ट करेगा। तो यहां पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ कि पहला जो बहुत रिएक्टिव मेटल है, पहले उसकी बात कर लेते हैं, उन कैटेगरी की जो वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल है, जैसे ये दोनों, इनकी बात करी गई है यहां पर। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली, यहां ये बात पे ध्यान देना, वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर स्पेशली मेंशन किया है, कोई भी वाटर होगा चलेगा, लेकिन यहां बताया गया है। सो वायलेंटली रिएक्ट करना मतलब विगरसली रिएक्ट करना, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है पता है क्या, तुमको पता है कि हाइड्रोजन भी निकल रहा है यहां पर और हीट भी निकल रही है, इतना तगड़ा रिएक्शन है कि हीट भी निकल रही है। अब होता यह है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है आपको पता है कंबस्टिबल होता है, तो जैसे ही पानी के सरफेस से, क्योंकि पानी तो है ही वहां पर, पानी के सरफेस से हाइड्रोजन की बबल्स निकलेंगे, ये हीट इतनी ज्यादा है कि यहां पर आग पकड़ लेगी, बस वही बताया गया यहां पर। इन केस ऑफ सोडियम और पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड सो एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन कैचेस फायर, इमीडिएटली कैचेस फायर, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि भैया ये बहुत रिएक्टिव मेटल लिया था तुमने, ये खुद ही बहुत तगड़े तगड़े तरीके से रिएक्ट किया हुआ है। अब थोड़े से कम रिएक्टिव की बात करते हैं, थोड़े लेस रिएक्टिव कैटेगरी में जाते हैं, यानी किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं कैल्शियम की, थोड़ा ठंडा वाला, ठंडा वाला मतलब थोड़ा उससे कम विगरस है। सो जब बात करते हैं कैल्शियम की, तो व्हेन वी टॉक अबाउट कैल्शियम रिएक्टिंग विद वाटर, वो इतना वायलेंट नहीं है, दैट इज लेस वायलेंट। द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर, मतलब हीट तो यहां भी निकलता है पर बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। सो हाइड्रोजन में आग नहीं लग पाती कैल्शियम के केस में। हालांकि ऐसा होता है कि कैल्शियम जो है वो हाइड्रोजन के बबल के साथ मिलके और थोड़ा फ्लोट करने लगता है वहां पर, ठीक है। तो वो ये तो मैंने बता दिया यहाँ पर कि कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज वो उसके जो बबल्स है वो मतलब हाइड्रोजन की बबल्स के साथ वो अटैच होकर ऊपर फ्लोट करने लगता है, बट दैट इज अ डिफरेंट स्टफ। अच्छा, इसके बाद आती है बारी किसकी, मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम वाले को थोड़ा अलग कलर दो सर, चलो ये हो गया अपना मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कहानी यहां दी है आपको। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। क्या भाई, क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई, हम यहां देख रहे हैं ना ये कम रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है तो भैया वो ऐसे काम नहीं चलेगा, तब तुमको पानी ही एनर्जेटिक लेना पड़ेगा। सो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन की बात करनी है तो मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर से। तो ये कैटेगरी में यहां पर लगा देता हूं कि यहां पर तुमको लेना पड़ेगा हॉट वाटर। इनका काम चल जा रहा था कोल्ड वाटर से, यहां तो फायर भी लग रहा था भाई, फायर भी लगवानी है, ठीक है, तो फायर भी लग रहा था, ठीक है। इसके बाद सो टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, वो तो ठीक है, ठीक है। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग, तो जैसे कैल्शियम फ्लोट कर रहा था उसके बबल्स के साथ, हाइड्रोजन के बबल्स के साथ, ये भी फ्लोट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है अगले मेटल्स। अगले मेटल्स कौन सा कलर ले, चलो ये कलर लेते हैं। सो नेक्स्ट मेटल्स आर अल्यूमिनियम, जिंक, आयन, अल्यूमिनियम, आयन एंड जिंक, ये वाले। तो ये जो कैटेगरी है, क्या ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट यार, उससे ज्यादा रिएक्टिव वाला जो मैग्नीशियम है वो ही नहीं कर रहा रिएक्ट कोल्ड वाटर से, तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। सो दे डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। अच्छा, यहां पर तो ये भी बताया गया ये हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते। सो दे नाइदर रिएक्ट विद कोल्ड वाटर नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर, क्योंकि और कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव। तो क्या ये रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते? लेकिन यहां दिया है हाँ दे रिएक्ट, लेकिन किसी साथ में, स्टीम के साथ में।
तो यहां पर मेंशन कर दो कि दे रिएक्ट विथ स्टीम, मतलब और एनर्जेटिक पानी। कोल्ड वाटर इज लीस्ट एनर्जेटिक, फिर हॉट वाटर इज थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक, स्टीम तो सबसे ज्यादा हाई लेवल का हो गया। तो ये भी रिएक्ट करता है वाटर से, H2O से, लेकिन स्टीम के फॉर्म में रिएक्ट करेगा। ठीक है, या स्टीम रिएक्ट करेगा अल्यूमिनियम आयन और जिंक के साथ, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। देखो यहां पर स्पेशली मेंशन किया है टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, मतलब यहां पर इस केस में मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, यानी जो सेकंड स्टेप है वो नहीं होता इन केस ऑफ दिस स्टीम वाला सिचुएशन या फिर एल्यूमिनियम आयन और जिंक वाला सिचुएशन। इसमें स्पेशली बताया गया मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म होता है। एंड फाइनली अगर हम बात करें एकदम ठंडे वाले मेटल की, भाई जिनकी बात ही नहीं करनी चाहिए, एकदम ठंडे वाले मेटल्स, कौन से वाले? एकदम ठंडे वाले, ये वाले। सो दीज कैटेगरीज मेटल्स सच एज लीड, copper, silver, mercury, they not at all react with, they are not interested to react with water, so they not at all react with water। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, कुछ मेटल ऐसे जो वाटर से रिएक्ट करते ही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट बना लेना आप, जैसे दिमाग में सेट कर लो। मेटल वाटर से रिएक्ट करके पहले मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, फिर हाइड्रोजन गैस, फिर अगले स्टेप में वही मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। सो नेट मैनर में अगर तुम देखने जाओ तो मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यहां भी सर ये दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द मेटल की वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। सो सबसे रिएक्टिव जो है पोटेशियम एंड सोडियम, ये तो इतने तगड़े तरीके से, इतनी विगरसली रिएक्ट करते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसको आग लगवा देते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो ये रिएक्शन भी अच्छा खासा होता है, बट इतना ज्यादा नहीं कि वो हाइड्रोजन में आग लग जाए। अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम भाई कम रिएक्टिव है, वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, उसको रिएक्ट करवाना है तो हॉट वाटर को लेना पड़ेगा। नेक्स्ट जो यहाँ सेट दिया है एल्यूमिनियम, जिंक, आयन, ये ऐसे मेटल है जो ना तो कोल्ड वाटर ना ही हॉट वाटर से, बल्कि इनके लिए स्टीम का इंतजाम करना पड़ेगा इफ यू वांट देम टू रिएक्ट विद वाटर। स्टीम से रिएक्ट करेंगे, स्टीम यानी भाप से रिएक्ट करेंगे। और ये वाले केस में स्पेशली ये भी होता है कि इसमें सिर्फ एक ही स्टेप होता है, सिर्फ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन निकलेगा। इसमें मेटल हाइड्रोक्साइड वाला जो सेकंड स्टेप है वो नहीं होगा इन वाले सेट में, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव, नॉट इंटरेस्टेड। एंड सबसे कम रिएक्टिव यहां जो ग्रुप दिया है, दे नॉट एट ऑल रिएक्ट विद वाटर। जो अब भी करना है कर लो। तो यहां से ना एक सवाल बनता है, एक क्वेश्चन आता है कि जो हॉट वाटर बॉयलर्स होते हैं, यानी कोई ऐसा वेसल जो पानी गर्म करने के लिए यूज हो रहा है, हॉट वाटर बॉयलर्स, उन वेसल्स को किससे बनाया जाता है? उन वेसल्स को स्टील से नहीं बनाया जाता, स्टील से नहीं बनाया जाता, उनको कॉपर से बनाया जाता है अक्सर। जो गर्म पानी का जो सेटअप है, जैसे गीजर भी हो गया उसके अंदर का पार्ट, सो उनको कॉपर से बनाया जाता है, स्टील से नहीं बनाया जाता। क्या कारण है? मुझे यहां पर हर एक बंदा जो देख रहा है, ईमानदारी से देख रहा है, वो कमेंट करके बताएगा कि क्या कारण है कि जो हॉट वाटर बॉयलर्स होते हैं वो स्टील से ना बना के कॉपर से बनाए जाते हैं। आई वांट द आंसर राइट। ठीक है, ओके। देन अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल या नॉन मेटल की विथ ऑक्सीजन। तो मैंने तुमको बताया था कि वो वाला केस जो, क्योंकि मेटल क्या फॉर्म करेगा? मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल क्या फॉर्म करेगा? नॉन मेटल ऑक्साइड। तो सिंपल है कि मेटल फॉर्म मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। अब यहां भी मैंने बता दिया था तुमको ऑलरेडी फर्स्ट जो केमिकल वाले रिएक्शन वाले पार्ट में, मतलब जो हमने अभी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा था उस वाले पार्ट में, तो वो ये बताया था। सो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। जो मेटल ऑक्साइड जनरली क्या होता है? बेसिक ऑक्साइड होता है, जैसे ये हो गया बेसिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये तो मैंने बताया। ठीक है, लेकिन गाइस एक्सेप्शन मैंने क्या बताया था? तो यहां पर एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या है? Al2O3 और ZnO। ये ऐसे मेटल ऑक्साइड है दोस्तों, ये ऐसे मेटल ऑक्साइड्स है जो बेसिक नहीं होते, दे आर नॉट बेसिक इन नेचर। इनका नेचर क्या होता है? दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक का मतलब होता है बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक। याद रखना, आता है एग्जाम में। एक्सप्लेन वाई या एक्सप्लेन हाउ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एक्सप्लेन हाउ एल्यूमिनियम ऑक्साइड
इज एम्फोटेरिक इन नेचर या जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, तो आपको बताना होगा, आपको ऐसे एग्जांपल एल्यूमिनियम का ही पूछा जाता है वैसे, तो क्या बताना है कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो वहां पर पहली लाइन ये लिखनी है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड समटाइम्स बिहेव्स एज एसिड एंड समटाइम्स बिहेव्स एज बेस, सो इट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। अब लेकिन उसके बीच में एग्जांपल तो देना पड़ेगा। सो यहां बताना है कि व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, जब इसका पाला स्ट्रॉन्ग एसिड से पड़ता है, तुमने एसिड बेस चैप्टर में पढ़ा है कि एसिड नॉर्मली क्या होता है, जब एसिड को बेस से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, राइट। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यानी सिंपल सी बात है कि अगर किसी चीज को मैं बेस से रिएक्ट कर रहा हूं तो मुझे नहीं पता वो चीज क्या है, तब भी अगर सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है तो मैं श्योरली कह सकता हूं कि वो चीज क्या है, एसिड है। ऐसे ही अगर मैं एसिड को किसी चीज से रिएक्ट कर रहा हूं और वहां सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है, तो मुझे अगर नहीं भी पता वो चीज क्या है तो मैं यहां कह सकता हूं वो बेसिक नेचर का है। सो ये हमको बहुत श्योर पता है कि सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है अगर उसमें एक एसिड दूसरा बेस रहेगा, या एक बेस है दूसरा एसिड रहेगा, ये न्यूट्रलाइजेशन है। तो यहां पर भी यही चीज यूज करी जाएगी कि अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एक स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सामने ले जाते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो वहां पर एक सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। सो ऑब्वियसली हियर यू कैन सी दैट दिस इज एक्टिंग एज अ बेस, बेस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब तुम एक स्ट्रॉन्ग बेस के सामने खड़ा कर देते हो तो उस टाइम पे बोलता है मालिक, दुनिया में अगर कोई बेस है तो वो तुम ही हो, हम तो एसिड है भाई, ठीक है। कैसा दलबद्दू आदमी है यार। तो यानी कि ये जो है यहां पर एसिड की तरह बिहेव कर लेता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर तुम अगेन देख सकते हो कि सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म हो रहा है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन ही हो रहा है, ठीक है। सो यू कैन सी एल्यूमिनियम ऑक्साइड in front of strong acid behaves as base to give salt and water, in presence of strong base behaves as acid to give salt and water. So sometimes it is behaving as base, sometimes as acid, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बस इतना यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नॉन मेटल का भी दिया है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब क्या है, दे आर ऑल एसिडिक। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक। जैसे एक आध एग्जांपल में जैसे वाटर की H2O, हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या है, दैट इज न्यूट्रल, वाटर तो न्यूट्रल ही है ना। तो नॉर्मली नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, देखो जैसे कार्बन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, दे आर ऑल एसिडिक, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, ठीक है। और ये जो है हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या है, न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। ओके गाइस, लेट्स मूव अहेड और एक और चीज देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड्स, मेटल्स का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ। तो अगर हम बात करें मेटल्स का, जैसे मान लो जिंक, अगर हमने रिएक्ट किया उसको डाइल्यूट HCl के साथ, तो इट इज फॉर्मिंग सॉल्ट, जिंक क्लोराइड, ठीक है, क्या फॉर्म कर रहा है ये, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपको दिया है, अगर टेक्स्ट बुक की बात करें तो वहां पर, सो इट इज H2SO4 से अगर रिएक्ट करेंगे तो वहां भी क्या फॉर्म हो रहा है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मतलब बेसिकली यही हो रहा है कि जब हम लेते हैं मेटल, रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, इट इज फॉर्मिंग सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये याद रखो, ये ध्यान रखो, ये जनरल चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। सॉल्ट, ये देखो ये सॉल्ट है, हाइड्रोजन गैस। अब यहां पर कुछ आपको बात समझनी पड़ेगी, क्या है वो बात, हाइड्रोजन इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन द मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। ये सीधे सवाल आ सकता है, एक्सप्लेन हाउ। तो यहां पर आपको बस इतनी बात बतानी कि जब भी हम किसी मेटल को ले जाते, जैसे मान लो जिंक को ही हम ले गए इन फ्रंट ऑफ या रिएक्टिंग इट विद नाइट्रिक एसिड HNO3, तो वहां पर ऐसा क्यों नहीं होता
कि जिंक नाइट्रेट बन जाए, जिंक नाइट्रेट बन जाए और हाइड्रोजन बन जाए। ऐसा होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा? वाई नाइट्रिक एसिड ऐसा क्या रोल प्ले कर रहा है कि यहां पर हाइड्रोजन नहीं फॉर्म हो रहा, और क्या फॉर्म हो रहा है? तो यहां पर आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, इट ऑक्सीडाइजेस। जो यहां नाइट्रिक एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड का सारा कमाल है, क्योंकि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बात ध्यान रखना कि ये सारा खेल नाइट्रिक एसिड का है। अगर कोई और एसिड होता तो यही सेम रिएक्शन होता, हाइड्रोजन गैस ही निकलता। लेकिन क्योंकि नाइट्रिक एसिड है, इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करने में एक्सपर्ट है, मतलब दूसरों में ऑक्सीजन ऐड करने में एक्सपर्ट है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये अपना जो ऑक्सीजन दिख रहा है ना यहाँ पर, ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये ऐड कर देता है। किसमें? ये ऐड कर देता है इस हाइड्रोजन में। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। सो इसलिए नॉर्मली, अब देखो मेटल विद एसिड बोला है, तो मेटल विद डाइल्यूट एसिड कभी भी याद रखो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन ही फॉर्म करता है। लेकिन एक्सेप्शन याद रखो कि अगर वो एसिड नाइट्रिक एसिड है, इन दैट केस सिंस इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है और खुद क्या बन जाएगा? खुद ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बन जाएगा। ठीक है, मतलब एक रिएक्शन तो ये हो ही जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा नाइट्रिक एसिड है वो ये काम करेंगे कि वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करते करते उसको वाटर बनाते जाएंगे और खुद नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन यहां पर एक और एक्सेप्शन है कि हमारे मामा, ठीक है, मामा क्या बोल रहे हो सर? मामा मतलब दो मेटल को याद रखो, म और म। एक है मैग्नीशियम और एक है मैंगनीज, इसलिए मैंने मामा कहा। मतलब एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन, मतलब ये तो थे शेर थे, है ना, ये तो शेर थे। फिर यहां पर आया एक सवा शेर, ये सवा शेर आया जिसने अलग ही दुनिया बना दी। ठीक है, फिर सवा शेर का भी ढेर आ गया, एकदम बड़ा वाला शेर आ गया, जो क्या बोलता है? नहीं, अभी जो हो जाए देख लेंगे, हम नाइट्रिक एसिड को सबक सिखा के रहेंगे। तो देयर आर टू मेटल्स जो यहां पर नाइट्रिक एसिड को अगर रिएक्ट करो, मतलब अगर तुम बात कर रहे हो कि ये एक्सेप्शन की, तो अगर नाइट्रिक एसिड ही किंग है तो यहां पर देखो शहंशाह आ गया, क्योंकि ये लोगों को अगर तुम बात करो, अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराओ, तो जो नाइट्रिक एसिड तेज बन रहा था ना, कि मतलब यहां पर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन को वाटर बना रहा था, है ना, तो ये ऐसे मेटल्स है जो नाइट्रिक एसिड को अपना ऑक्सीडेशन का काम करने से रोक देंगे और फिर एक्चुअली वहां पर वो हाइड्रोजन ही बनेगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन याद रखो। मेटल्स नॉर्मली रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, बट इफ द एसिड इज नाइट्रिक एसिड, the case will be salt plus water because the hydrogen is oxidized by this, since it is a good oxidizing agent. Again the exception is also in this case, if the metal is changed, कौन सा मेटल ले लेंगे? मैग्नीशियम या मैंगनीज, मामा, कोई भी एक ले लो। तो अगर हमने ऐसा ये दोनों में से कोई मेटल लिया और नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट किया, तो वहां पर जो वाटर बन रहा था नॉर्मली वो नहीं बनेगा, बिकॉज ये लोग क्या करते हैं, दे प्रिवेंट दैट प्रोसेस। ठीक है, they prevent that oxidation process. ठीक है, so next, अभी यहां पर एक और बात ध्यान रखो आप कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, एक तरीके से क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो हो रहा है। यहां पर हो क्या रहा है, ये जो जिंक है ये इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है और उसका करस्पॉन्डिंग क्लोराइड बना रहा है, डिस्प्लेसमेंट ही है ये। तो ऑब्वियसली ये कब हो पाएगा, जब देखो यहां पर मैंने रिएक्टिविटी सीरीज ही बनाया है, लेकिन बीच में हाइड्रोजन को भी डाल दिया कि हाइड्रोजन कितना रिएक्टिव है, तो इट इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू मेटल। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, मेटल से कंपेयर करें तो ये हाइड्रोजन जो है ये इन सब से कम रिएक्टिव है, लेकिन इनसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो अगर तुम ये जो रिएक्शन की बात कर रहे हो, इस रिएक्शन में अगर तुम्हारे पास ऐसे मेटल्स है जो यहां ऊपर से आ रहे हैं, ये वाले मेटल्स है, तब तो ये रिएक्शन प्रॉपर होगा और सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो, सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म होगा। लेकिन इनके नीचे वाले मेटल्स ले लिए तुमने, मतलब यही सेम चीज लिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और तुमने ये वाले मेटल ले लिए जो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है। तो मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया कि अगर बाहर वाला मेटल, ठीक है, इफ सपोज आई एम सेइंग आई एम रिएक्टिंग कॉपर विद दिस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो डाइल्यूट है ये, ठीक है, तो ऐसे वाले केस में क्या है, क्या कॉपर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है क्या? नहीं, कम रिएक्टिव है।
कॉपर नीचे है ना, तो लेस रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। वही बात बताइए कि एक्टिविटी सीरीज में अगर कोई मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है तो रिएक्शन होगा, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे है मतलब कम रिएक्टिव है तो रिएक्शन नहीं होने वाला। ओके गाइस, फाइनली हमको अब फाइनली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो है रिएक्शन लास्ट है, इसके बाद हम इसी में जो चीज फॉर्म होगी उसका प्रॉपर्टी देख लेंगे एंड देन द चैप्टर इज डन, बिकॉज हमको ऑकरेंस नहीं पढ़ना इस 2021 में। सो मेटल्स प्लस नॉन मेटल क्या फॉर्म करता है सर? मेटल नॉन मेटल ये मिला के फॉर्म करता है सॉल्ट। एग्जाम्पल इज अभी तो बताया था हमने, सोडियम प्लस क्लोरीन, ये मेटल ये नॉन मेटल, क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड, जो कि एक आयोनिक कंपाउंड होता है। अब बात ये आती है कि आयोनिक कंपाउंड होता क्या है? आयोनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आयोनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद बनता है। जैसे यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुआ था, ठीक है, इसके बाद आयंस बने थे, है ना, ये कैटायन और ये एनायन, है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, कौन से फोर्स से, जब चार्जेस की भी बात होती है अपोजिट चार्जेस की, तो कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो स्ट्रांग होता है। तो इस फोर्स से ये लोग कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है, कंपाउंड बना लेते हैं। ऐसे कंपाउंड को जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनता है ना, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो ये आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करता है मेटल विथ नॉन मेटल। कभी भी याद रखो, आयोनिक कंपाउंड जो होता है ट्रांसफर वाले में, उसमें हमेशा एक मेटल एक नॉन मेटल रहता है। मेटल से इलेक्ट्रॉन लूज होता है, नॉन मेटल गेन करता है, अपोजिट चार्ज फॉर्म होता है और वो चिपक जाते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो यहां पर, जैसे हमने लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना होता है? 282, सामने है क्लोरीन 287। अब देखो दिक्कत क्या है, मैग्नीशियम को 2 लूज करना है इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्टेबल बनने के लिए, जबकि क्लोरीन को एक ही चाहिए ना, 7 है, एक ही चाहिए 8 होने के लिए। तो यहां पर खेल बिगड़ सकता है, इसलिए क्या करता है मैग्नीशियम जो है ना, एक और क्लोरीन को पुकारता है कि भैया देखो मैं सिंगल से तो काम नहीं होगा मेरा, मुझे 2 लूज करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां आता है। सो बाय दिस मैग्नीशियम ने 2 लूज कर लिया तो 2+ चार्ज आ गया, कैटायन बन गया। और क्लोरीन, 2 क्लोरीन से दोनों ने एक एक गेन किया, तो दोनों की एक एक नेगेटिव है। तो 2Cl- लिखने का मतलब क्या है? 2 Cl- वाली चीज है। अब ये जो Mg2+ है ना, जैसे Mg2+ बन गया तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए 2 माइनस चाहिए, और यहाँ दो क्लोरीन माइनस है, 2 है ना, एक यहाँ और एक यहाँ। सो ये क्लोज आ जाएंगे और ये बन जाएगा Mg, लेकिन क्लोरीन कितना? 2 है ना, सो Cl2। तो अगर आपको याद हो, अगर आपने 9th में पढ़ा था ऐसा, तो यही लॉजिक से था, ये इधर आया 1, ये इधर आया 2, ठीक है। अगर ये याद नहीं है तो इसका वीडियो बना हुआ है, हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला, वो चेक कर लेना आप यूट्यूब पर ही, ठीक है। तो ये MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड यहां पर तैयार हो गया, एकदम रेडी। अगर एल्यूमिनियम होता तो एल्यूमिनियम कितना लूज करता और फॉर्मूला क्या होता, वो बताना कमेंट सेक्शन में। एल्यूमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता क्लोरीन के सामने और फॉर्मूला क्या होता? ओके गाइस, तो ये हो गया अपना आयोनिक कंपाउंड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। एक होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जैसे हो गया अपना हाइड्रोजन के केस में, कि ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये उसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसका ड्यूप्लेट पूरा नहीं है, तो ये दूसरे हाइड्रोजन एटम को बुलाता है, उसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा होने के बाद क्या होता है कि इसको भी फील हो रहा है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसको भी फील हो रहा है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली डायटोमिक H2 मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। ये यहाँ पर क्या हुआ? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको हम पता है क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड्स। लेकिन याद रखना, कोवैलेंट कंपाउंड्स हमेशा 2 नॉन मेटल्स के बीच में होता है। शेयरिंग हमेशा 2 नॉन मेटल्स के बीच में होती है। कोवैलेंट कंपाउंड्स ऑलवेज फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स। तो यहां पर एक मेटल और एक नॉन मेटल, किसकी बात हो रही है?
आयोनिक कंपाउंड। क्यों आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पहले आयन फॉर्म हुआ है ना, कैटायन और एनायन। नाउ आयोनिक कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। याद रखना, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब हमको चैप्टर के अब जो एंड है उसमें हमको यही पढ़ना है, इन्हीं आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी पढ़ना है। दिमाग में बस वो जो नमक खाते हो ना तुम NaCl, उसको याद रखो, बाकी सारी चीजें इजीली हो जाएंगी। ठीक है, सो पहले तो ये देख लो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर को भी जानना जरूरी है। तो इस स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, अब ये तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, ये सब चीजें देखने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर ध्यान रखो कि सोडियम के आउटर मोस्ट इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को या तो डॉट से या तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने बताया था कि सोडियम के पास है 281, तो आउटर मोस्ट, सिर्फ आउटर मोस्ट दिखाते हैं इसमें। तो सोडियम के आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको डॉट से दिखा दिया। यू कैन यूज क्रॉस, कोई किसी को भी डॉट क्रॉस दिखा सकते हो। यहाँ पर सोडियम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाया गया है। सो सिर्फ लास्ट इलेक्ट्रॉन दिखाना है। क्लोरीन के पास कितना है, 7 है, 287 ना, तो आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए यहाँ पर ये हो गया 6 और ये हो गया 7। फिर हमने क्या देखा कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज किया और पॉजिटिव चार्ज फॉर्म किया, और क्लोरीन ने वो गेन करने के बाद नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये अपोजिट चार्ज होने की वजह से दे कम क्लोज एंड दे फॉर्म NaCl मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो उसके पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक यहाँ डॉट एक यहाँ पर, और ये एक क्लोरीन ये एक क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया एक इधर गया, इससे ये Mg2+ बना, और ये Cl- जो 2 है इसलिए यहाँ पर ट्वाइस लगा दिया। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी। पहला, अब दिमाग में मैंने क्या बोला, तुमको क्या ध्यान रखना है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ वही सॉल्युबिलिटी वो सारी बातें होंगी। तो पहला तो है कि दिमाग में तुम ये वाला सॉल्ट रखोगे NaCl। दिस इज आयोनिक कंपाउंड का एकदम रिप्रेजेंटेटिव, जो तुम आसपास में सबसे इजीली देख सकते हो, नमक। तो दिस इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, अब ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड, क्या ये सॉलिड होता है कि नहीं होता है, बताओ। सॉलिड होता है, नमक तो सॉलिड होता है। सो दे आर सॉलिड, ठीक है, एंड समवॉट हार्ड। बस याद रखो, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मैंने बताया कि इनके बीच में जो फोर्स है, जैसे Na+ और Cl- के बीच में जो फोर्स है, चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ये फोर्स कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। फोर्स कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। सो आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड समवॉट हार्ड। तुम इतना बड़ा मत लिखो, तुम सिर्फ ये लिखो दे आर हार्ड रिजिड सॉलिड्स, दे आर हार्ड सॉलिड्स या दे आर रिजिड सॉलिड्स। ठीक है, ऑल बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर ये लिख दो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। ठीक है, ये हो गया। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है, दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, देखो, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होती है। किसकी, आयोनिक कंपाउंड की बात हो रही है ना। अगेन ये मिस मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में आता है। सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कैसे, क्या रीजन है कि ये हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है? बस यही रीजन है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ आयंस। जो आयंस है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ जुड़े हैं, तो अगर उनको अलग करना है, अगर तुम चाहते हो उसको मेल्ट करना या बॉयल करना, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है आयंस को दूर करना। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ने के लिए यू नीड अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसलिए यहां पर इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है, बिकॉज अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू सेपरेट दोज आयंस, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए हैं। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें तो वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, क्या ये नमक पानी में मिक्स होता है कि नहीं होता है? होता है। सो लिख देने का, कोई भी आयनिक कंपाउंड को ये अच्छा रिप्रेजेंट करता है। सो आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, दे जनरली सॉल्युबल इन वाटर बट दे आर इनसॉल्युबल इन केरोसिन, पेट्रोल एटसेट्रा। अक्सर यही टेंडेंसी होती है कि जो पानी में मिक्स होता है वो केरोसिन पेट्रोल में मिक्स नहीं होता, और जो केरोसिन पेट्रोल में मिक्स होने वाली चीजें वो पानी में नहीं होती। नॉर्मली यही होता है। ठीक है, आगे आखिरी जो है वो भी ध्यान दे दो, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शायद सभी को पता ना हो। क्या नमक सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? इसका आंसर है नहीं। सॉलिड फॉर्म में ये इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि हमने अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है तो उसमें हमको एक बात पता है। क्या पता है? कि चार्ज फ्री होना चाहिए।
पर अगर हम बात करें NaCl के केस में या जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें ज्यादातर यही चीज होती है कि आयन जो है ना पूरे पैक रहते हैं, ठीक है, ऐसा पूरा क्रिस्टल में ना पैक रहता है। सो दे आर नॉट फ्री टू मूव, ये इतने फ्री नहीं है मूव करने के लिए जितने Na+ और जितने Cl- मैंने सब दिखाया नहीं। सो दे आर वेरी रिजिड इन देयर स्ट्रक्चर, दे आर नॉट फ्री टू मूव। तो सॉलिड फॉर्म में अगर आयंस फ्री नहीं है तो दे वोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज इज नॉट फ्री सो दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखो कि ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं या जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं करते बिकॉज चार्ज आर नॉट फ्री, आयंस आर नॉट फ्री। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर तुम इसको मेल्ट कर दो, मेल्ट करोगे तब भी आयंस फ्री हो जाएंगे, सबके सब अपने अपने एकदम ढेर हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, तो भी कंडक्शन शुरू कर देगा। या तुम इसको पानी में मिलाओ, जैसे पानी में मिलाओगे ना सब Na+ Cl- अलग अलग बिखर जाते हैं, सब बिखर जाते हैं, तो आयंस तो फ्री हो गए, तो ये कंडक्शन शुरू कर देते हैं। तो याद रखना ये रीजन भी आ सकता है। इन सॉलिड फॉर्म द आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, बट इन द डिसॉल्व्ड एंड मोल्टन फॉर्म दे स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयंस बिकम मोटाइल या फिर फ्री टू मूव। ठीक है, तो गाइज इसके बाद की जो चीजें हैं वो सब ये अकरेंस का जितना पार्ट है, इवन जो करोजन वाला पार्ट है, ये सब जो है हमारे सिलेबस से इस साल के लिए रिडक्शन कर दिया गया है। तो भाई बहुत ही छोटी सी चीज है जो आपको यहाँ पढ़नी है, दिमाग लगाओगे तो बहुत कम समय में बहुत इफेक्टिवली पढ़ सकते हो। अगर कोई चीज है जो कमेंट में आपको सजेशन या कोई भी चीज आपको बतानी है तो आप बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय।